हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं प्रेषण खाते या प्रेषण लेखे, चालानी भी इसको कहा जाता है। और जो स्टूडेंट बिहार टीआरई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां फोर्थ चरण चौथे राउंड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चों को टफ लगता है लेकिन इतना टफ है नहीं, अगर ध्यान से समझा जाए तो बहुत अच्छा प्यारा टॉपिक है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में बेसिक स्टोरी क्या है। एक मोटा आदमी होता है, मोटे आदमी से मतलब जो माल का मैन्युफैक्चरर होता है या होलसेल डीलर होता है, वो एक व्यक्ति के पास माल भेजेगा जिसे हम एजेंट कहेंगे। जो भेजने वाला है उसे कहेंगे कंसाइनर, और जो माल को प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, वो कहलाएगा कंसाइनी। तो दो पार्टीज हैं। माल पे हक कंसाइनर का होगा, कंसाइनी का काम है बेचना, बेचने के बदले उसको मिलेगा कमीशन। सारा खर्चा कंसाइनर का होगा, सारा रिस्क कंसाइनर बियर करेगा। मोटे तौर पे कहानी ये है। अपने व्यापार को फैलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आप मान लीजिए मैं जयपुर में हूँ, जयपुर में तो मेरी दुकानें हैं, जयपुर में मैं एक दुकान के अलावा और दुकानें भी खोल सकता हूँ। पर अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में मेरा माल बिके, पूरे इंडिया में मेरा माल बिके, तो एजेंट के थ्रू, एजेंट यानी कंसाइनी के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। जितना मैंने बोला इससे कम से कम आपके 5 एमसीक्यू बनते हैं। ये कहानी जो मैंने बोली वो यहाँ लिखी है। बाकी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को समझ में और आएगा। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, जो मैंने बोला, रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज। जो मोटा आदमी है कंसाइनर और जिसे भेजा जाएगा कंसाइनी। वैसे इंग्लिश में बहुत जगह होता है ओ आर, ये होता है मेन, और जिसके साथ किया जाता है वो ई के साथ आता है। जैसे डोनर, दान देने वाला, तो डोनी जिसको दान दिया जाता है। जो गिरवी रखवाता है बेलर, जिसके पास रखवाया जाता है बेली। तो ओ आर ई से आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हो। जो वादा करता है प्रोमिसर, जिसके साथ वादा किया जाता है प्रोमिजी। ऐसे ही बात याद आ गई तो बोल दिया। अब कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में क्या रिलेशन है। वो मास्टर सर्वेंट है, वो आपस में मालिक नौकर है नहीं। वो आपस में देनदार लेनदार है नहीं। वो प्रधान और एजेंट है, बिल्कुल। एजेंट की हिंदी अभिकर्ता होती है। उनकी हैसियत है कि जो भेजने वाला है वो तो है प्रिंसिपल, और जो माल को पाने वाला है उसे आप कह सकते हो एजेंट। हिंदी में कहेंगे तो प्रधान और अभिकर्ता का संबंध कहा जाएगा। तो ये संबंध पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। जैसे फर्म में दो लोगों को पार्टनर कहा जाता है, तो इनको प्रिंसिपल और एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसाइनर सेंड्स डैश डैश अलॉन्ग विद द कंसाइंड गुड्स टू द कंसाइनी। प्रेषक भेजे गए माल के साथ प्रेषणी को डैश डैश भेजता है। अब आप बात समझिए। देखिए, ये जो बड़ा हाथी है ये छोटे हाथी को माल भेजेगा, तो क्या भेज रहा हूं, अगर हम डिस्क्लोज करना चाहेंगे तो बताएंगे कि इस माल का लागत मूल्य क्या है, इस माल का बीजक मूल्य क्या है, ये बताएंगे। कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं ये सब हम बताएंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा इनवॉइस। जब हम हमारे कस्टमर को माल बेचते हैं तो हम उसे इनवॉइस भेजते हैं, लेकिन यहां अपन माल बेच नहीं रहे, भेज रहे हैं। बेच नहीं रहे, भेज रहे हैं। तो हम जो भेजेंगे उसे हम कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो पापा बेटे को जो भेजेगा वो को कहलाएगा परफॉर्मा इनवॉइस। अच्छा, इनवॉइस के लिए हिंदी लगती है बीजक, और ये भेजकर हम उसको सूचना देना चाहते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं सूचनार्थ बीजक। तो ये होता है परफॉर्मा इनवॉइस। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जैसे रॉबर्ट्स टी एंड कॉफ़ी एलएलसी, ये है कंसाइनर, इसने माल भेजा है। और क्या भेजा है, इनका जीएसटी वीएसटी नंबर दे रखा है। एर्गो टी, माइटी लीफ टी और जो भी सामान है, विदेशी एग्जाम्पल ले लिया है जी। इतने इतने रुपए, इतने इतने रुपए तो क्या हुए, डॉलर साइन है। इतने इतने डॉलर का सामान हमने भेजा है। ई एंड ओ ई का मतलब होता है भूल चूक लेनी देनी। ये परफॉर्मा इनवॉइस है, ठीक है। तो ये भेजा जाता है हिंदी में सूचनार्थ बीजक, ठीक है जी। चलिए, इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू मैं कराऊंगा, उससे ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 20 एमसीक्यू हमारे ऐप पे मिलेंगे।
प्ले स्टोर पे जाना है, कॉमर्स पॉइंट ऐप है वो डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको 20 MCQ अनलॉक मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं बचे हुए अगर देखना चाहें तो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, हमने बिहार TRE का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है ना, फुल कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो आप वो देख सकते हैं, ऐप पे अवेलेबल है। एक्स सेंड्स आउट 400 बैग कॉस्टिंग 200 ईस्ट टू वाई, सेल्स आर टू बी मेड एट कॉस्ट प्लस 45%। X draws a bill on Y for an amount equivalent to 60% of sale value. The amount of bill will be, हिंदी में पढ़ते हैं, मुझे तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है। तो X 200 रुपये प्रत्येक की लागत वाले 400 बैग भेजता है Y को। अच्छा, तो मुझे मोटे तौर पे बात समझ में आई कि मैं खुद को हमेशा बड़ा हाथी मानता हूँ क्वेश्चन को समझने के लिए। मैंने मेरे एजेंट को 400 बैग भेजे, वो 200 रुपये का एक बैग है, तो 4 दूनी 8 के आगे हो गए 4 जीरो, तो हमने बेसिकली उसको 80,000 रुपये की लागत मूल्य का सामान भेजा। एक बात आपको इस टॉपिक में क्लियर समझनी पड़ेगी, 3 मूल्य क्वेश्चन में हो सकते हैं। जैसे सपोज 100 रुपये का माल है मेरे लिए, मैंने उसको कहा कि तेरे को 125 रुपये में सेल करनी है, इसे कहेंगे इनवॉइस प्राइस, है ना। मैंने उसको समझाया कि 125 में सेल करना है, ठीक है। कभी कभी एजेंट क्या होता है, डेढ़ होशियार होता है, तो हो सकता है कि वो 140 रुपये में सेल कर दे, तो ये सेलिंग प्राइस है। जनरली सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस जितना होता है, जितना हम उसको कहते हैं उसी भाव पे वो बेचता है, पर ठीक है लोकल मार्केट में हो सकता है वो ज़्यादा पे बेच दे, तो 3 मूल्य आपको देखने को मिल सकते हैं। खैर, हमने अभी उसको 80,000 रुपये की लागत का माल भेजा। जब हमने उसे माल भेजा तो हमने इसके अंदर 45% जोड़ा। ये जो अपन जोड़ते हैं ना, इसे आप कह सकते हो मार्जिन, इसे आप कह सकते हो मार्कअप, इसे सही एक और शब्द या पॉपुलर टेक्निकल शब्द है लोडिंग। तो इसके अंदर आपने 45% ऐड किया, 832 और 4 36, तो 36,000 रुपये का आपने इसके अंदर तड़का लगाया। सब्जी में लगता है तड़का, तो 1,16,000। कई बार रियल लाइफ में होता है कि हम एजेंट के पास माल भेजेंगे तो उसको बोलेंगे तेरे को भाई 1,16,000 का माल भेज रहे हैं, हम उसे अपनी लागत बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि फिर बेटे को पता लग जाएगी चीज़ें तो वो होशियार हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं बताने की करते। हालांकि जिसको होशियार होना है वो होशियार हो ही जाता है, रुकता नहीं है कोई भी, दुनिया में सब लोग शाणे ही शाणे भरे पड़े हैं। खैर, हमने उसको कहा कि 1,16,000 का माल हम तेरे को भिजवा रहे हैं। अब होता क्या है कि हम एजेंट के पास माल भेज रहे हैं, है तो अनजान आदमी, तो हम क्या करते हैं, उससे एडवांस ले लेते हैं, है ना, हम उससे एडवांस ले लेते हैं। तो एक्स यानी हम है इस क्वेश्चन में, एक्स ने बिक्री मूल्य, यानी ये मूल्य मानो बेचने का ही मूल्य है, उसके 60% के बराबर का राशि का बिल लिखा। तो अब मुझे इसका 60% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 11,600, उसको 6 बार गुणा कर दो तो 66,000 रुपये और 3,600 रुपये हो गए, तो ये हो गए 69,600। आप 1,16,000 का धीरे धीरे 60% निकाल लीजिएगा, 69,600 ही हुए, क्योंकि 11,000 का 6 गुना 66,000 और 3,600, हाँ 69,600 रुपये। मैं आपको एंट्री बताऊं, जब ये होगा इसके लिए आपको बिल ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक आना चाहिए, जिसमें BRBP एक्सचेंज होते हैं। मैं उसे आदेश दूंगा, क्या आदेश दूंगा कि मैं आपको माल भेज रहा हूं, आप वहां से बिल साइन करके भेजो। हम बिल बना के भेजेंगे, वो वहां से साइन करके भेजेगा। तो मेरे लिए एंट्री बनेगी BR to Y। जब हमें बिल मिलेगा, ये X की किताबें हैं, X की पुस्तकें हैं, और मेरे लिए जो BR होगा वो छोटे के लिए BP होगा, ठीक है। तो वो एंट्री करेगा X to BP। तो आपको इस तरह की जनरल एंट्रीज भी याद करनी है। इस टॉपिक को पकड़ करने का, मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन वो तो करना ही है, पकड़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एंट्री सीख लेना कि किस व्यवहार के लिए प्रेषक की पुस्तकों में क्या एंट्री होती है और प्रेषणी की पुस्तकों में क्या एंट्री है। दोनों तरफ की बुक्स एंट्री समझ लेना, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब फिर आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मस्त टॉपिक है, मतलब पता नहीं क्यों बच्चों को टफ लगता है। तो ये 69,600 रुपये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रेषण में, कंसाइनमेंट या चालानी में माल की बिक्री पर एजेंट को बीजक मूल्य पर 5% कमीशन। आप कमीशन वाली लैंग्वेज हमेशा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक होता है वर्ड 5% कमीशन देना है, हमने कहा बीजक मूल्य पर 5% कमीशन होगा तथा बीजक मूल्य से अधिक पर 20% कमीशन होगा। यानी अगर उसने हमारे कहने के हिसाब से बेचा तो हम उसको 5% कमीशन देंगे, बट अगर उसने एक्स्ट्रा सेल करी तो हम उसको 20% कमीशन और देंगे।
प्रेषक ने एजेंट को 80,000 रुपए की लागत का माल 1 लाख रुपए के बीजक मूल्य पर भेजा, जिसे एजेंट ने 1,04,000 में बेच दिया। गजब। एजेंट को बताओ कितना कमीशन होगा। तो अब आप ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा था आपको कि इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस है वो है 80,000। हमने कहा था कि भाई तेरे को ये माल 1 लाख रुपए का बेचना है, पर वो तो मैंने कहा ना डेढ़ होशियार है, उसने वो माल 1,04,000 में बेच दिया। अभी आपके दिमाग में आएगा कि सर वो आपको 4,000 रुपए के एक्स्ट्रा सेल के बारे में क्यों बताएगा। तो आप ये मान लो ईमानदारी जिंदा है, उसने जितने में बेचा उसने में अपने को बता दिया। हमने उसको क्या प्रॉमिस किया था कि हम तेरे को बीजक मूल्य पर 5% कमीशन देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात है कि उसने सारा माल बेच दिया है। कई बार क्वेश्चनों में वो 50% 80% माल बेचता है, तो वहां पे भी अलर्ट रहना। इस क्वेश्चन में हमने उसको जितना लॉट बेचा उसने पूरा सल्टा दिया है, निपटा दिया है। तो मैं इस 1 लाख रुपए पे तो उसको 5% कमीशन दूंगा, 5,000 रुपए। इसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी कमीशन। और मैंने उसे वादा किया था कि अगर जो तूने बीजक मूल्य से ज्यादा पे माल बेचा, अगर तूने मजा करा दिया, तो मैं तेरे को मजा करा दूंगा, 20% कमीशन दूंगा। तो चूंकि उसने, आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में 4,000 रुपए की एक्स्ट्रा सेल की है, तो उस 4,000 रुपए पे 20% एज पर द प्रॉमिस मैं उसे 800 रुपए दूंगा। और इसे कहेंगे ओवरराइडिंग कमीशन। अभी आगे थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन हम उसको देंगे। तो 5,000 और 800 टोटल मिला के मैं उसको 5,800 रुपए का कमीशन दूंगा। मैं आपको ऐसी एंट्री बताते चलूं, अगर मैं एक्स हूं और वो वाई है, तो एजेंट ने माल बेचा, उसका जो कमीशन है वो मेरे लिए खर्चा है। तो सारे खर्चों के लिए मैं कंसाइनमेंट, एक स्पेशल खाता मैं खोलता हूं, उसका नाम है कंसाइनमेंट। DR2 उसका नाम लिखूंगा। नाम पता नहीं होता है तो कंसाइनी लिखते हैं, तो एंट्री बनती है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। ये तो हो गया मेरी पुस्तक में। अगर आप एजेंट के नजरिए से सोचो तो उसने कमीशन कमाया है, और कमीशन इनकम है, इनकम का CR नेचर होता है। तो कमीशन CR होता है और वो कमीशन एक्स पे चार्ज करेगा, एक्स यानी कंसाइनर पे चार्ज करेगा। तो एंट्री बनेगी कंसाइनर टू कमीशन। तो ये दोनों तरफ की एंट्रियां बताई, दोनों तरह का कमीशन है, पर कमीशन की एंट्री एक ही होती है, 5800 रुपए की एंट्री हो जाएगी। इसका आंसर बी रहेगा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, UP TGT, UP PGT, LT ग्रेड कॉमर्स, UK SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1,000 रुपये देना या 2,500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं। पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं
तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है। अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता। आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। At the time of valuation of unsold stock on consignment, which of the following expenses will not be included? अब आप थोड़ा इसको समझना कहानी क्या है। देखिए, ये बड़ा आदमी है, ये छोटे आदमी को माल भेजेगा। अपन मानते हैं कि हमने इसको 1000 टीवी भेजे कि आप इसको बेचना। इसने उसमें से 800 टीवी सेल कर दिए। अब इसके पास 200 टीवी बच गए। तो पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये 200 टीवी किसके हैं। तो ऑब्वियस ही बात है ये बड़े पापा के हैं, कंसाइनर के ये टीवी हैं। अच्छा, ये टीवी का मूल्यांकन कैसे होगा, इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। मान लेते हैं कि एक टीवी 6000 रुपये का है। तो आप कहेंगे सिंपल है सर, जो 200 टीवी बचे हुए हैं, एक टीवी 6000 का है, उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि माल की लोकेशन में फ़र्क आ गया है। जब हमने माल भेजा था तो वो यहाँ से भेजा था, से फॉर एग्जांपल जयपुर, और हमारा जो एजेंट है मान लेते हैं कि वो अजमेर में है, दूसरे शहर में है। तो आज के दिन माल अजमेर में पड़ा है, तो आपको इसमें खर्चे ऐड करने पड़ेंगे। किसके खर्चे ऐड करने पड़ेंगे? जो पापा ने खर्चे ऐड किए वो भी, और जो बेटे ने खर्चे किए वो भी। पापा ने मतलब प्रेषक ने जो खर्चे किए वो भी, और जो प्रेषणी ने खर्चे किए वो भी। तो जो भी खर्चे एजेंट के गोदाम तक माल को पहुंचाने में वो हैं, वो आपको आनुपातिक लेने पड़ेंगे। कि सर आनुपातिक मतलब, जैसे मान लो कि जब हमने उसको टीवी भेजे थे तो एक ट्रक में रखवा के भेजे थे, और ट्रक वाले को हमने 20,000 रुपये दिए। तो आपको ये पूरे के पूरे 20,000 रुपये बचे हुए टीवी में नहीं जोड़ने हैं। आप इतना तो लॉजिक समझ रहे हैं ना, कि आपका जो 20,000 रुपये का भाड़ा लगा था वो लगा था 1000 टीवी पे, और वहाँ पे जो बचे हैं टीवी वो हैं 200 टीवी, यानी 20% माल बचा है। तो इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो 4000 आ जाएगा। मैं बस कहना चाहता हूँ कि माल भिजवाने में जो खर्चा हुआ वो आपको लेना है, लेकिन वो अनुपातिक लेना है, प्रोपोर्शनेट लेना है, बचे हुए माल से संबंधित लेना है। इसी तरह एजेंट ने माल को वहाँ छुड़ाने पे खर्चे किए होंगे, और बाद में माल को बेचने पे भी खर्चे किए होंगे। जो उसने माल को बेचने पे खर्चे किए होंगे उसको नहीं देखना है। जो उसने माल को छुड़ाने पे अपने गोदाउन तक पहुंचाने का खर्चा किया, उसको हिंदी में अपन बोलते हैं अनावर्ती व्यय, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रैकरिंग एक्सपेंसेस। अपने को केवल वही खर्चे लेने हैं। तो उसकी लिस्ट लगी हुई है, कौन से रैकरिंग है कौन से नॉन रैकरिंग है, वो आपको लेने हैं। तो जो जो वेयर हाउस का बीमा है, जो इधर यहाँ कंसाइनी वर्ड आएगा, कंसाइनी के, यहाँ पे प्रेषक लिखा हुआ है, नहीं गलत है, यहाँ पे कंसाइनी वर्ड आएगा। जो कंसाइनी के गोडाउन के खर्चे होते हैं या कंसाइन के गोडाउन का बीमा होता है वो नहीं लिया जाता स्टॉक वैल्यूएशन में। लेकिन माल को भिजवाने में जो भाड़ा लगता है वो हम जरूर कंसीडर करते हैं। माल को जो लोड कराने में खर्चा लगता है और वहाँ वो जो अनलोड कराता है वो खर्चा जरूर लिया जाता है। और माल जब उसके यहाँ पहुँचेगा तो वो चुंगी चुकाएगा। अब तो चुंगी खत्म हो गया जीएसटी के बाद, तो वो जरूर लिया जाएगा। कौन से खर्चे लिए जाते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जो भाड़ा होता है, क्लियरिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, कैरेज इनवर्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू गोडाउन तक के खर्चे, वो सारे लिए जाते हैं। और ये वो खर्चे हैं जो रैकरिंग नेचर के हैं और वो आपको स्टॉक वैल्यूएशन में नहीं लेने हैं। जो कंसाइनर ने खर्चे किए वो तो आपको लेने ही हैं। कंसाइनी के खर्चों में आपको सेलेक्टेड वे में सोच के खर्चे लेने हैं। होप मैं आपको बता पाया। ये कंसाइनी है, कंसाइनी के गोडाउन का बीमा का खर्चा आपको नहीं लेना है। ए इसका आंसर होगा।
अच्छा, अब इस चीज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो। एक प्रेषण में प्रेषक ने अपने एजेंट को 200 क्विंटल माल 1,20,000 रुपए के बीजक मूल्य पर भेजा। शब्दों का बड़ा ध्यान रखना है, किस मूल्य पे आप भेज रहे हो। 120,000 बीजक मूल्य है तो लागत मूल्य कम होगा। उसका वैसे लागत मूल्य 80,000 था। बताओ, हमने एजेंट को क्या कहा है कि तेरे को 80,000 का माल भेज रहे हैं, तेरे को 120 में निपटाना है, ठीक है। प्रेषक ने यानी पापा ने माल भेजने पर 12,000 का खर्चा किया और बेटे ने यानी प्रेषणी ने माल की चुंगी के 6,000 रुपए और गोदाम किराया 2,000 रुपए चुकाया। ध्यान से, एजेंट ने इसमें से 160 क्विंटल माल बेच दिया है। बताओ एजेंट के पास जो बचा हुआ माल है वो कितने का है। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन। हमने हमारे एजेंट को 200 क्विंटल माल भेजा, उसमें से 200 में से उसने 160 क्विंटल बेच दिया। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे 40 क्विंटल माल रह गया। अब ये तो हो गया क्वांटिटी वाइज 40 क्विंटल। आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी है। तो पहले आप देखो पूरे लॉट की वैल्यू क्या थी, जो आपने माल वहाँ भेजा था वो कितने का था। तो आपको दो मूल्य दिखाई देंगे कि सर वो माल असली में तो 80,000 का था, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 120,000 था। तो स्टॉक वैल्यूएशन आपको कॉस्ट प्राइस पे करना है। तो सर मैं 80,000 लिख दूं? नहीं, 80,000 कैसे लिख दोगे? 80,000 तो पूरे लॉट की वैल्यू है, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा 80,000 रुपए जो मूल्य है वो तो है 200 क्विंटल का। तो हमारे पास बचा हुआ कितना है? 40 क्विंटल। तो 40 क्विंटल की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो गई 16,000 रुपए। आई रिपीट, इजी है पर फिर मैं बोल देता हूं। पूरा माल कितने का है? 80,000 का, और जो बचा हुआ माल है वो कितने का है? 16,000 का। तो 16,000 का तो बेसिक माल हो गया, प्लस आपको दो बार प्लस करना है पापा को और बेटे को। अब पापा ने यानी प्रेषक ने कितना खर्चा किया? प्रेषक ने खर्चा किया 12,000 रुपए। तो आपने यहां लिखा 12,000 रुपए, लेकिन फिर आपको होशियारी करनी है। 12,000 का खर्चा हुआ था 200 क्विंटल पे, तो 40 क्विंटल पे कितना? तो आप इसका काटा पीटा करेंगे तो 2400 आ जाएगा। इसके बाद आपको एजेंट के यानी प्रेषणी के गैर आवर्ती व्यय जो बार बार नहीं होते वो जोड़ने हैं। तो जो उसने माल की चुंगी पे खर्च किया, गोडाउन का किराया कंसीडर नहीं करेंगे, जो उसने माल की चुंगी पे खर्चा किया 6,000 का, 6,000 का खर्चा उसने किया था 200 क्विंटल पे, तो 40 क्विंटल पे कितना? तो आपका ये आ जाएगा 1,200 रुपये। ऐसे करके 16, 18, 19,600 रुपये आपका जो बचा हुआ माल है उसका वैल्यूएशन आएगा 19,600 रुपये। ऐसे बचे हुए स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। तो इस चैप्टर में प्रैक्टिकल थ्योरी हर तरह के ये गलत दिया हुआ है, सी डी आएगा इसका आंसर। 19,600 रुपये मैं सही कर दूंगा। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, है ना। आप हमें व्हाट्सअप करके, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर पीडीएफ मंगा सकते हो, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, वहाँ हम डाल देते हैं, वहाँ से ले सकते हो। ऐप पे भी मिल जाएगी। अच्छा, चालानी, चालानी यानी प्रेषणी होता है। प्रेषण पर माल लागत मूल्य में 20% जोड़कर बीजक मूल्य पर भेजा जाता है। इसका मतलब होता है 100 की चीज को हम 120 करके भेज देते हैं। 24,000 के बीजक मूल्य का लागत मूल्य क्या होगा? तो आप इसको दो तरीके समझ सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। एक बिल्कुल सिंपल में 100 रुपए की जो चीज है हम उसका इनवॉइस प्राइस 120 कर देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि 24,000 रुपये उसका इनवॉइस प्राइस है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि बताओ यहाँ क्या होगा। तो सिंपल है, मैं अगर एक जैसे बचपन में अपन सीखते थे चुंकी लगा के, चुंकी 120 रुपये आईपी है, इनवॉइस प्राइस है। मैं सिंपल भी बताऊंगा आपको, ये आपको लंबा लगेगा। तो कॉस्ट है 100, इसीलिए 1 रुपया इनवॉइस प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100/120। इसीलिए 24,000 अगर इनवॉइस प्राइस है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे तो आपका 20,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 20,000 हो गया। अच्छा, आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप, ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार बताया हुआ है वीडियोस में, 20% ऑन कॉस्ट वैल्यू है। इसका मतलब होता है 20% मतलब 20/100, 1/5 ऑन कॉस्ट। तो जो 1/5 ऑन कॉस्ट होता है वो हो जाता है 1/6 ऑन सेल वैल्यू। सेल वैल्यू बोल दो या इस टॉपिक के हिसाब से इनवॉइस प्राइस बोल दो,
1/5 ऑन कॉस्ट वैल्यू, 1/6 ऑन सेल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपको सेल वैल्यू गिवन है, ये जो 24,000 है वो सेल वैल्यू है। आप इस 24,000 का 1/6 निकालो जो कि 4,000 आ जाएगा। विक्रय मूल्य में जुड़ा हुआ लाभ या बीजक मूल्य में जुड़ा हुआ लोडिंग कैंसिल कर दो या हटा दो। तो 24 में से 4,000 हटा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हकीकत में वो माल 20,000 का है, जिसपे 24,000 का MRP लिखा हुआ है, असल में वो माल 20,000 रुपए का है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सिंपली बेटा ए हो गया। नेक्स्ट, अच्छा जी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज डेबिटेड टू। ओके, मैं क्वेश्चन समझाता हूं क्या है कि जैसे मान लो मैंने अभी अभी आपको कहा कि हमने 20,000 रुपए का माल उसको 24,000 रुपए में बेचना है, ऐसा बोल के भेजा। तो जब हम माल भेजेंगे, मेरा नाम एक्स है, तो मैं एक एंट्री करूंगा, क्या, कंसाइनमेंट। इस चैप्टर की आपको सारी एंट्री याद करनी है, अगली स्लाइड में आएगी। कंसाइनमेंट DR टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पूरा नहीं लिखना, समझ जाना। जब हम उसको माल भेजेंगे तो एंट्री करेंगे। आप यहां पे भी सोचेंगे सर मैं एंट्री किस वैल्यू से करूंगा, आप कॉस्ट वैल्यू से एंट्री करेंगे जब तक आपको कहा ना जाए। हालांकि बीजक मूल्य पे भी लेखांकन होता है, उसमें एक एंट्री ज़्यादा मूल्य से करके फिर जो जितना एक्स्ट्रा है उसकी रिवर्स एंट्री करते हैं, वो भी होता है। लेकिन जब तक आपको कहा नहीं जाए तो आपको लागत मूल्य से एंट्री करनी है। तो जो माल भेजने वाला है वो ये एंट्री करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो वाई है वो क्या करेगा, वाई इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। जब हम माल यहाँ से रवाना करेंगे तब भी नहीं करेगा, इवन जब वो माल रिसीव कर लेगा तब भी वो कोई एंट्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो माल का स्वामी नहीं है, वो केवल माल को संभालने वाला एक एजेंट है। माल वो हमारा ही है, बड़े पापा का है, उसका माल नहीं है, वो एजेंट है, उसको माल संभालना है। वो कुछ एंट्रियां करता है पर बहुत कम, 4 या 5 एंट्रियां करता है। हम जो कंसाइनर हैं, हम हर सौदे को दर्ज करते हैं। माल भेजने पे क्वेश्चन था कि किस खाते को डीआर किया जाता है, तो कंसाइनमेंट खाते को डीआर किया जाता है। तो ये एंट्री होगी, प्रेषण खाते को डीआर किया जाएगा, ए आंसर होगा। ठीक है, ये एंट्री आ गई और ये आपको सारी एंट्रियां याद करनी है, अच्छे से याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन कहता है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर, जस्ट मिनट, इसको क्लोज करें। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि कंसाइनमेंट स्टॉक इज वैल्यूड एट। कंसाइनमेंट स्टॉक मतलब जो वहाँ प्रेषण पे माल बच गया, जैसे हमने उसको 200 क्विंटल माल भेजा, 160 क्विंटल उसने सेल कर दिया, 40 क्विंटल वो बच गया, उसका वैल्यूएशन आप कैसे करोगे? तो कभी भी हम स्टॉक का वैल्यू निकालते हैं ना, तो एक तो हम उसकी निकालते हैं कॉस्ट वैल्यू। अगर मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा याद दिलाऊं तो उसके अंदर 16,000 रुपये का माल था, 2,400 रुपये बड़े पापा ने खर्च किए थे, 1,200 रुपये कंसाइनिंग के खर्चे थे, ये करके सब 19,600 आया था। अब बात ध्यान देना, ये 19,600 रुपये है ना, ये तो है माल का लागत मूल्य, वर्सेस आपको इसका मार्केट प्राइस भी देना होगा, क्योंकि एजेंट के पास पड़ा है, मार्केट में भाव अप डाउन होते हैं। सपोज करो ये माल 15,000 से ज़्यादा में बेचा ही नहीं जा सकता, तो आपको 19,600 या 15,000 में से लोअर वैल्यू लेनी है। और एक और बात, एक और टर्म होती है NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। सपोज करो ये माल 15,000 में बिकेगा, लेकिन तब बिकेगा जब आप 500 रुपये खर्चा करोगे, तो इसका मतलब है कि नेट आपके हाथ में 14,500 ही आएगा। 15,000 में माल बिकेगा पर 500 रुपये खर्चा भी होगा, तो 14,500 हाथ में आएगा। तो आपको कॉस्ट वैल्यू या NRV, उसमें से जो मूल्य कम हो उस पे लेना है। तो हम जब भी स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो लागत मूल्य या वसूली योग्य मूल्य जो भी कम होता है उस पे करते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन क्यों बनता है, जनरली माल हमारा होता है, हमारे ही पास होता है, लेकिन ये जो माल है वो है तो हमारा, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन एजेंट का गोदाम है। ठीक है, तो उसकी फिजिकल लोकेशन अलग है, बाकी उसका वैल्यूएशन का तरीका वही है जो होता आया है हमेशा। तो डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई को 3 लाख रुपए लागत का माल प्लस 20% करके बेचता है, वही चोरी लगा रखी है, 3 लाख का 3.5 में भेजता है। प्रेषक का खर्चा 6,000 रुपए है, 10% का माल पारगमन में खो गया, रस्ते में खो गया, मतलब यहां से रवाना हुआ वहां पहुंचा ही नहीं। बीमा का दावा 2,000 का प्राप्त हुआ, असामान्य हानि हो गई है, शुद्ध हानि कितनी हुई?
तो इस चैप्टर में जब आप माल भेजोगे यहाँ से वहाँ तो दो तरह की हानियाँ होती है, सामान्य हानि, असामान्य हानि। नॉर्मल लॉस का आप कुछ कर नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। कांच का माल भेजोगे तो टूट सकता है, उसमें थोड़ा सा होता है। अगर कोई फल फ्रूट भेजोगे तो सूख सकता है ना, वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। सीमेंट भेजोगे तो थोड़ी सीमेंट गिरी जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पे जो माल है वो रास्ते में खो गया है या चोरी हो गया है, तो अब आप देखो बेसिकली जो माल है वो 3 लाख का है। हमने 20% का तड़का लगाया, थोड़ी देर उसको छोड़ दो, वो तो दुनिया को बनाने के लिए है। बेसिकली वो माल 3 लाख का है और उसमें से अभी अभी खबर आई है कि 10% वहाँ नहीं पहुँचा, तो 30,000 का तो ये नुकसान हो गया। और 6,000 का खर्चा भी हुआ था, पर 6,000 का खर्चा तो पूरे लॉट पे हुआ ना, तो आप उस खर्चे का भी 10% ले लो, 600 रुपये, है ना। आप ये समझो कि पूरा जो माल वहाँ गया था ना, वो उसकी लागत 3,06,000 हो गई। 3 लाख का तो माल था और 6,000 खर्चा हो गया, और उसमें से 10% निपट गया, तो आपका नुकसान हुआ 30,600 का। अब आपने क्वेश्चन में बीमा करवा रखा होगा, तो आपको 2,000 रुपये का दावा प्राप्त हो गया। तो आपको शुद्ध जो हानि हुई वो 28,600 रुपये की हुई, ठीक है। तो आप जब एंट्री करेंगे तो जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसकी एंट्री पहले तो ये बनेगी एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, ये 30,600 रुपये की एंट्री पहले लगेगी। फिर जब आपको इंश्योरेंस कंपनी दिलासा देगी कि भाई हम 2,000 दे देंगे, एहसान कर दिया उन्होंने 2,000 रुपये दे के हमके, तो आपका दुख थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप 2,000 रुपये से एबनॉर्मल लॉस को रिवर्स कर दोगे। और इवेंचुअली जो 28,600 रुपये की शुद्ध हानि हुई, वो शुद्ध हानि आप P&L खाते में पहुंचा दोगे। अंत में एबनॉर्मल लॉस खाता राइट ऑफ हो जाएगा। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ समझने के लिए आपको हमारे जनरल वाले वीडियोस, फाइनल अकाउंट वाले वीडियोस ये देखने पड़ेंगे, चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अब हर चीज़ पूरी पूरी नहीं समझा सकते क्योंकि उन वीडियोस में समझा चुके हैं। तो आपको 28,600 का नुकसान होगा, ये नुकसान आपको P&L में डालना है। यही इसने हमसे पूछा था कि बताओ शुद्ध हानि कितने की होगी, तो 28,600 रुपये की शुद्ध हानि होगी। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। गुड सेंड टू कंसाइनमेंट एट कॉस्ट प्लस 33.33%, यानी हम 100 रुपये का माल 133 रुपये का बना के भेज देते हैं। द परसेंटेज ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस विल बी, चालान मूल्य पर प्रभार का परसेंटेज क्या होगा। तो हम समझते हैं, सिंपल बताता हूँ। हमारी आदत है कि हम कॉस्ट के अंदर 33.33% ऐड करते हैं, ये 1/3 होता है। तो हमारी जो मार्जिन रेट हुई वो हो गई 1/3 ऑन कॉस्ट। ये हमने सीख रखा है कि 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, और 1/4 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो वो होता है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ये हमसे यही जानना चाहता था कि आपका जो मार्कअप है वो है 33.33% ऑन कॉस्ट, तो वो कितना परसेंट है सेल वैल्यू पे, तो वो है 25% ऑन सेल वैल्यू। तो इसका आंसर सिंपली ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लंबी कहानी दिखती है। गुड सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट 760,000, हमने 7,60,000 का माल भेजा। ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक 48,000, कैश सेल 7.5 लाख, कंसाइनर का खर्चा 30,000 रुपये, कंसाइनी का खर्चा 22,000 रुपये, कमीशन 20,000 रुपये, क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक 2,70,000, द प्रॉफिट। वेल, इसमें तो सारी सूचनाएं आपको दे रखी है, पर आपको इनको प्रॉपरली अरेंज करना आना चाहिए। आप सोचो, मैं बड़ा पापा हूँ इस क्वेश्चन में माल भेजने वाला। हमने हमारे एजेंट को 7,60,000 रुपये का माल भेजा। इसके अलावा वहाँ पे कुछ माल पहले से ही पड़ा था, यानी वो मेरा एजेंट पहले से ही होगा। वहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 48,000 का माल पड़ा था। ये डीआर में लिखने का क्या मतलब है, ये हमने लगाया। 48,000 का माल उसको दे रखा था, फिर यहाँ से ट्रक भर के माल भेज दिया 760,000 का। ध्यान दो बातों पे। इसके अलावा माल भेजा तो 30,000 रुपये का खर्चा हुआ। अच्छा, वहाँ एजेंट है, उसने भी खर्चा किया माल को छुड़ाने पे, गोडाउन पे 22,000 का। उसने सेल की, कमीशन मांगा, उसका कमीशन मांगना मेरे लिए खर्चा है 20,000 का। ये सब क्या है, ये डेबिट है, ये सारे खर्चे हैं। और उसने हासिल क्या किया, वहाँ पे उसने 7.5 लाख की सेल की है कैश में। क्रेडिट सेल होती तो वो भी ले लेता। उसने 7.5 लाख की सेल की है
और अभी भी उसके पास माल बचा हुआ है, वो है 2,70,000 का। ठीक है भाई, अपन कोई भी काम करते हैं तो अपन कुछ करते हैं, उसका कुछ हासिल होता है। हमने इतना सारा धन दौलत लगा दिया, बदले में हमें क्या मिला? 7.5 लाख की सेल उसने हमें करके दी, और उसने अभी बताया कि सर 270,000 का माल मेरे पास और पड़ा है। तो इधर जो सी आर साइड हुई, सी आर साइड का योग हुआ 10,20,000 रुपये, 10,20,000 रुपये। और इधर आप जोड़ो तो 760 और 48, 808, 808 और 22, 830, 860, 880। तो आपकी जो डी आर साइड है वो है 8,80,000 रुपये, आपकी जो क्रेडिट साइड है वो है आपकी 10,20,000 रुपये। दोनों का गैप है 1,40,000 रुपये। ये 1,40,000 का आपने प्रॉफिट कमाया है। मतलब आपको पता है कि क्या है? यानी ये पूछे कि प्रेषण पर भेजे गए लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है प्रेषण खाता। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट या ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हम एक कंसाइनमेंट खाता बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि माल भेजकर और उसकी सेल से हमें इवेंचुअली अंततः कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमें 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ। बी आंसर हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है एक्स ने दिल्ली के वाई को 50 डिब्बे भेजे जिनकी कीमत 200 रुपये प्रति डिब्बा है। प्रेषक का खर्चा 2,000 रुपये है। 3/5 भाग प्रेषणी के द्वारा बेच दिया गया। बेचने पर माल भेजने वाले का खर्चा 1,500 रुपये। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? कंसाइनीज एक्सपेंसेस, कंसाइनीज एक्सपेंसेस ऑन सेलिंग इज 1,500 रुपया। ठीक है। और हाफ शेष माल का आधा भाग आग की वजह से प्रेषणी के गोदाम में नष्ट हो गया, असामान्य हानि का मूल्य होगा। तो बड़ी दर्द भरी कहानी बता रखी है, काफ़ी लंबी कहानी चली। सबसे पहले तो मैंने देखा कि एक्स ने वाई को 50 डिब्बे भेजे, ये पहली बात दिमाग में रखो, 50 डिब्बे भेजे। उसमें से मुझे पता लगा कि उसने 3/5 बेच दिया। तो आप 50 का 3/5 निकालोगे तो 30 डब्बे उसने बेच दिए, बाकी बचे 20। बाकी उसके पास एजेंट के पास 20 बचे। उसमें से लिखा है शेष माल का आधा, जो बचा हुआ माल था उसका आधा यानी 10 डिब्बे, 10 डिब्बे नष्ट हो गए। चलो ठीक है, एजेंट के गोदाम में नष्ट हो गए। अब ये पूछ रहा है कि इस असामान्य हानि का मूल्य क्या होगा। यानी ये पूछ रहा है कि ये बताओ 10 डब्बे कितने के हैं। शुरू से बोलूं, 50 डब्बे थे, 50 में 30 उसने बेच दिए। जो 20 पड़े थे, 20 में से आधे निपट गए, मतलब आधे बचे हुए हैं, आधे जल गए। तो मुझे पता है एक डब्बा 200 रुपये का है, तो 10 डिब्बे 200 रुपये के हिसाब से अपन जाएं तो ये हो गया 2,000 का माल। लेकिन इस माल की लोकेशन कहाँ क्या है, ये कहाँ जला? एजेंट के गोदाम में। तो एजेंट के गोदाम तक पहुंचने में खर्चा हुआ होगा। तो आपको जो पापा हैं, पापा के खर्चे लेने हैं, लेकिन आपको पूरे खर्चे प्लीज़ यानी 2,000 रुपये नहीं लेने हैं। आपको हमेशा प्रोपोर्शनेट खर्चे लेने हैं। ये प्रोपोर्शनेट वाली लैंग्वेज स्टॉक का वैल्यूएशन करने में और आग से वगैरह नुकसान हो जाए तो उसमें काम आती है। तो 2,000 रुपये तो जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 50 डब्बों पे। तो आपको केवल 10 डब्बों का मूल्य निकालना है। तो आपको मूल्य निकालना है और वो इस तरह से आपका 400 रुपये आ जाएगा। 400 रुपये कि अच्छा सर वो एजेंट का जो खर्चा हुआ वो भी लेंगे क्या? आपको एजेंट का अगर नॉन रेकरिंग खर्चा हुआ है, गैर आवर्ती व्यय हुआ है, तो वो लेना है। देखो ये जो एजेंट ने खर्चा किया है ना, वो माल को बेचने पे किया है, आपको ये वाला खर्चा नहीं लेना है। अगर उसने माल को छुड़ाने में और माल को गोडाउन तक पहुंचाने में खर्चा किया होता तो वो लेते। तो आपको इस क्वेश्चन में एजेंट का खर्चा नहीं लेना है। तो 2,400 रुपये आंसर आएगा। 2,400 रुपये का माल आपका नष्ट हो गया है। बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये पूरा कहानी लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। आगे है गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज सेंट आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%। अब तो बोर कर रहा है। इनवॉइस वैल्यू क्या होगी? इससे लड्डू क्वेश्चन नहीं हो सकता, पर बीच में टफ क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो बेसिकली आपने 2 लाख रुपए का माल भेजा और आपने 25% का तड़का लगाकर भेजा। तो 2 लाख का 25% आप निकालोगे तो 50,000 होता है। तो हमने उसको 2.5 लाख रुपए में माल भेजा। इस 2.5 लाख रुपए को बीजक मूल्य कहेंगे। बीजक मतलब बिल होता है एक तरह से।
तो इस माल का लामू जो है, लामू लागत मूल्य वो है 2 लाख रुपए, और जो बीमू है बीजक मूल्य, लामू वीमू वो 2.5 लाख है। तो बस यही था, इसने यही पूछा है कि माल का चालानी मूल्य क्या होगा, तो वो 2.5 लाख रुपए होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं आसान, थोड़ी सांस आवे। बीजक मूल्य है माल का 2.5 लाख रुपए, इस बार बीमू दे रखा है, और हमने जो तड़का लगाया है वो भी आपको पता है, लागत पर 20% लगाया है। और तो बताओ प्रभार कितना है, मतलब अपन ने कितना तड़का लगाया है, कितना ऐड किया है। तो इससे आप पकड़ लो, आपकी जो परसेंटेज है वो है 20% ऑन कॉस्ट। मैं आपको देसी तरीके से ही बता सकता हूँ, वो ही बता दूंगा। चलो अभी 20% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/5 ऑन कॉस्ट, और 1/5 ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/6 ऑन सेल प्राइस। कि सर आप ये क्यों चेंज करते हो? मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है ना क्वेश्चन में, आपको ये जो 2.5 लाख दे रखी है, 20% ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 1/6 ऑन सेल। इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे इसको कुछ और देना था। मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2,40,000 कर देता हूँ, है ना, 2,40,000 कर देता हूँ। तो 2,40,000 रुपये मल्टीप्लाई 1/6, तो ये आ गया 40,000। सच क्या आया सब वापस बताओ? 2,40,000 बीजक मूल्य है, उसके अंदर 40,000 का तड़का लगा हुआ है। यानी अगर ये आपकी माल की लागत मूल्य पूछता तो आपका लागत मूल्य 2 लाख है, आपका जो लागत मूल्य है वो 2 लाख है। लेकिन ये लागत मूल्य नहीं जानना चाहता, इसने पूछा है कितना प्रभार राशि है। तो प्रभार राशि क्या होती है? बीमू और लामू का जो अंतर होता है, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो अंतर होता है। जैसे इस क्वेश्चन का इनवॉइस प्राइस है 2,40,000 रुपये और कॉस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए, तो जो तड़के का मूल्य है वो है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक ही है, इन द सेंस इसमें वैल्यू 2.5 लाख पे वो 1/6 निकलेगा नहीं, तो मैं इसका क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। जो समझाया था वो बिल्कुल सही समझाया आपको मैंने। अच्छा ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर द प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट विल बी ट्रांसफर टू। देखो, आप अपने एजेंट को माल भेजोगे, वो बेचेगा, कमीशन होगा, खर्चा वर्चा काट के आखिर में लाभ हानि ज्ञात करने के लिए आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। आपने जो भेजा, जो खर्चा किया, जो कमीशन हुआ वो सब इधर आएगा, जो उसने बेचा जो बच गया वो सीआर में आएगा। अंत में यहाँ निकल के आ गया मान लो 80,000 रुपये, तो इस 80,000 को आप क्या करोगे? पी एंड एल में ट्रांसफ़र करोगे। यानी प्रॉफिट होने पे एंट्री क्या बनी? कंसाइनमेंट टू पी एंड एल। इसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि प्रेषक की पुस्तकों में, पापा की पुस्तकों में प्रेषण पे जो लाभ होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? वो किया जाएगा पी एंड एल में। पी एंड एल नहीं है तो जनरल पी एंड एल ऑप्शन है, जनरल पी एंड एल भी ठीक है, जनरल पी एंड एल जो हम जनरली बनाते हैं वही। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट किस तरह का खाता है? तो जो स्टॉक होता है वो संपत्ति होता है, वो वस्तु होता है, तो वो रियल अकाउंट है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल होता है, मतलब ऐसे खाते जो लाभ हानि बताते हैं वो नॉमिनल होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। आपका जो एजेंट है, कंसाइनी है, वो एक इंसान है, पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अंत में जो वस्तु बच गई, माल बच गया, गुड्स बच गया, वो आपका रियल अकाउंट है। तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द ओनर ऑफ द रिमेनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। ये कह रहा है कि जो अंत में माल बच जाता है, 20 टीवी बच गए, 40 कुंटल माल बच गया, उस माल का स्वामी कौन होता है? इस क्वेश्चन में शुरू से लेके एंड तक माल का स्वामी प्रेषक होता है, कंसाइनर होता है। कंसाइनी केवल माल की देखभाल करता है, एजेंट है वो माल का स्वामी कभी नहीं बनता। लेकिन हम उसे हक देते हैं कि वो हमारा माल बेच सकता है। वो स्वामी नहीं है, लेकिन वो हमारी परमिशन से, ऑब्वियस सी बात है हमने माल भेजा है, हमारी परमिशन से किसी को भी माल बेच सकता है और बेचता भी है। तो ये आप कभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ ये स्पेशल चीज़ होती है कि वो व्यक्ति, एजेंट जो स्वामी नहीं है, वो किसी और को स्वत्व दे देता है। जो जिसके पास खुद के पास टाइटल नहीं है वो किसी और को टाइटल दे देता है। ये एक्सेप्शनली गुड एंड वैलिड है। खैर, लेकिन बचे हुए स्टॉक का स्वामी प्रेषक होता है। एक, जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस चैप्टर की जनरल एंट्रीज अच्छे से याद करना, एक थ्योरी ये वाली जरूर याद करके जाना, प्रेषण और विक्रय में क्या अंतर होता है। तो आप इसके अंदर जो
7 8 10 अंतर है, वो अच्छे से याद कीजिएगा। माल का स्वामी हमेशा से प्रेषक होता है। जोखिम पूछेगा तो जोखिम भी हमेशा प्रेषक की होती है। उसके बाद क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी इज शोन एट। कहता है कि जो एजेंट के पास माल बचा हुआ होता है, वो मैंने जैसे कहा कि उसका स्वामी कंसाइनर होता है, इसीलिए कंसाइनर अपनी बैलेंस शीट के असेट पे दिखाएगा। तो इन्होंने कहा है, हाँ पहला ऑप्शन सही है कि कंसाइनर इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएगा। ये कहना कि लाइब्रेरीज में जाएगा, ये कहना कंसाइनी को तो इस माल का कुछ नहीं करना, वो तो एक चौकीदार है, उसको कुछ नहीं करना, और ना ही ये कोई कंटिंजेंट एसेट है, ये एक रियल एसेट है। जैसे अभी है ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कभी यूँ आप देखोगे ना, यूँ लिखा होता है स्टॉक, यहाँ लिखा इन हैंड, यहाँ पे लिखा विद एजेंट, और एक होता है वैसे विद सप्लायर, एक होता है स्टॉक इन ट्रांजिट। ये सारा स्टॉक हमारे हाथ में है। ये वो है जो हमारे गोडाउन में पड़ा है, ये हमारे एजेंट के पास पड़ा है, ये हमने माल मंगा लिया, बिल चढ़ा लिया, लेकिन सप्लायर से अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, और ये वो है जो सप्लायर के यहाँ से निकल गया लेकिन बैलेंस शीट की डेट तक हमारे पास नहीं पहुँचा, इन ट्रांजिट रास्ते में है। तो ये सब हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड में जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक और वीडियो अगर आपको चाहिए इसकी तो फिर वो आपको ऐप के अंदर मिलेगी। विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो मैं एक बात आपको समझाता हूँ। जैसे जो माल भेजने वाले हैं बड़े पापा, वो एक तो बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, जब हम माल भेजेंगे तो एक तो हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, एक हम जिस एजेंट को माल भेजेंगे वो बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट, एक हम बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 खाते हम बनाते हैं। अगर माल हमारे एजेंट के पास बच जाता है तो हम अंत में एक और खाता बनाते हैं स्टॉक विद एजेंट अकाउंट। तो ये वो कुछ खाते हैं जो प्रेषक बनाता है। जो प्रेषणी है, बेटा है, वो माल को प्राप्त करने पे कोई लेखा नहीं करता। वो सबसे मेन खाता जो बनाता है वो बनाता है कंसाइनर खाता। जब वो कमीशन कमाता है, ऑब्वियसली बात है, कमीशन के लिए वो मेहनत करता है तो वो बनाता है कमीशन खाता। तो ये 2 खाते वो बनाता है। क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन से अकाउंट कंसाइनी छोटे बाबू की पुस्तक में खोले जाते हैं? कंसाइनर खाता हाँ, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं, कंसाइनमेंट खाता नहीं, बोथ ए एंड सी। देखिए बोथ ए एंड सी आंसर करने के लिए अगर मुझे आंसर करना है, नहीं 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 नहीं, ये कंसाइनमेंट खाता नहीं बनाता, गुड सेंट खाता नहीं बनाता, केवल ये कंसाइनर खाता बनाता है। इसका आंसर ए होगा। देखिए मैंने गलत तो नहीं कर दिया, नहीं ए ही है इसका। मुझे लगा वो क्वेश्चन सेट करते समय मैंने कुछ ऐसा ट्रिकी बनाया होगा, पर नहीं, ये उनका उल्टा कंफ्यूज करने के लिए। बहुत लोगों को ऑल ऑफ द अबव का चस्का लग जाता है या बोथ ए एंड बी का चस्का लग जाता है, तो उनकी थोड़ी आंखें खोलने के लिए है कि कंसाइनी इस क्वेश्चन में केवल और केवल कंसाइनर का खाता बनाता है। हाँ अगर कमीशन होता है यहाँ पे कमीशन, तो फिर आंसर होता है ए एंड सी, तब सही हो जाता। ठीक है, ये सारा आप देख लेना। ये क्या एंट्री होती है जब कंसाइनर से माल प्राप्त करता है, कोई एंट्री नहीं करता। क्या एंट्री होती है जब वो एडवांस देता है। तो ये इतनी सारी अकाउंटिंग है। चलिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे काम तभी कीजिए जब आप पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो, तो फिर डेफिनेट आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलो।